एक बार फिर ऑडियो बुक अवेलेबल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कलेक्टर साहिबा उपन्यास के अध्याय 4 तक सुन लिया था। आज हम उसके आगे के अध्याय सुनेंगे। बिना किसी रुकावट के इस उपन्यास को पूरा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अध्याय 5, प्री का फोबिया। यह उस समय की बात है जब देश में एक के बाद एक बैंक घोटाले या समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे थे। बड़े बड़े घोटालेबाज पैसों की चपत कर विदेश की ओर पलायन कर रहे थे। दिन था रविवार का, तारीख 3 जून 2018। ये दिन कई अभ्यर्थियों पर कहर बनकर टूटा। हर साल की तरह यूपीएससी ने इस बार भी प्रीलिम्स परीक्षा में सवाल पूछने के पैटर्न में उलटफेर किया। वर्ष 2018 के जीएस पेपर देख करके कई परीक्षार्थियों को छठी का दूध याद आ गया। पूछे गए प्रश्नों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पेपर सेंटर बच्चों को यातना देना चाहता है। यही नहीं, पेपर करते समय एंजल की भी हवा टाइट हो गई। ओएमआर शीट में गोले भरते समय डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि सीसेट का पेपर कठिन नहीं था। एंजल ने कैलकुलेशन किया तो उसके नंबर 120 के आसपास आए थे। हालांकि पेपर इतना सरल नहीं था कि कट ऑफ 100 नंबर के ऊपर चला जाता। ये पिछले 10 सालों का सबसे कठिन पेपर था। मैं अपना पेपर सही होने से ज्यादा इस बात से खुश था कि एंजल का पेपर अच्छा हुआ है और उनकी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी। हुआ भी ऐसा ही। 40 दिन बाद जब पीडीएफ में एंजल का रोल नंबर दिखाई पड़ा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लवगुरु और अनीश को छोड़कर हमारे सभी मित्रों ने प्रारंभिक परीक्षा को फतह कर लिया था। मैं एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। कलमे घिस दो, कुर्सियां तोड़ दो, बिना हिले बिना डुले बिना रुके यूपीएससी फोड़ दो। कंधों पर हाथ रखते हुए लवगुरु ने शायराना अंदाज में कहा। क्या बात है लवगुरु भाई, आजकल बड़े शेर निकल रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी यूपीएससी क्लियर करने का सपना पूरा कर लो यारो, फिर मम्मी पापा के भी सपने पूरे करने हैं। सपनों की लिमिट नहीं है, कब तक आईएएस पर टिके रहोगे। लवगुरु ने किताब उठाते हुए कहा। हाँ भाई, आईएएस मुख्य परीक्षा को एक ही महीना रह गया है, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। सुमित भी बेयर एक्ट उठाकर लाइब्रेरी से फ्लैट की ओर चल दिया। आईआईटी कानपुर से पास्ट आउट सुमित की अच्छी जॉब थी। पैकेज भी 40 लाख का शानदार था, लेकिन घरवालों ने कहा कि आईएएस बनना है। जॉब छोड़ छाड़ के तैयारी करने आ गया। आए हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन आईएएस बनने का सपना दूर दूर तक सच होता दिखाई नहीं पड़ रहा था। एक बार प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं निकली और 2 बार मुख्य परीक्षा में यूपीएससी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे मित्रों में गिरीश और विजय ने सिविल सेवा का साक्षात्कार दिया है। इन लोगों के मुखमंडल से ही सुनना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। एंजल ने कहा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का उद्देश्य होता है अभ्यर्थी की समग्र बौद्धिक गुणों की जांच परख करना तथा अभ्यर्थी द्वारा अर्जित ज्ञान का बेहद गहराई से आकलन करना। दोस्तों, यूपीएससी केवल कॉपी में तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ बेहतर भाषाई प्रस्तुतिकरण ही नहीं चाहती, बल्कि जटिल से जटिल सवालों का सुलझा हुआ तथा सरल भाषा में जवाब चाहती है। लेकिन गैरजरूरी तथ्यों, सूचनाओं तथा आंकड़ों का जमावड़ा उत्तर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उत्तर कृत्रिम भी बना सकता है। हाँ, तथ्यों तथा आंकड़ों के माध्यम से आपका जवाब अवधारणात्मक रूप से पुष्ट होना चाहिए। अगर आप आसपास देश दुनिया में घटित होने वाली सामयिक घटनाओं के उदाहरण के साथ अपने नए विचारों को भी कॉपी में लिखते हो तो आपके सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शानदार मार्क्स आ सकते हैं। मैंने मुख्य परीक्षा लिए जाने के पीछे यूपीएससी व मार्क्स देने की रणनीति बताते हुए कहा। पता है, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट साल भर बाद भी ये तय नहीं कर पाते कि हिंदू पढ़ना है या इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण पढ़ना है या जनसत्ता, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या ओल्ड एनसीईआरटी, कोचिंग करनी है या नहीं करनी, बिना नोट्स तैयार किए पढ़ाई करनी है या नोट्स बना करके। जो जितनी दुविधा में रहते हैं उनके चयन की संभावनाएं भी उतनी ही कम हो जाती हैं। इस दुविधा में मत रहो और जो भी सही लग रहा है उसी हिसाब से रणनीति बनाओ और तैयारी में जुट जाओ। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजय ने सधे हुए शब्दों में अपनी बात कही। आप सही कह रहे हैं, सुमित ने कहा। वैसे मुख्य परीक्षा में नॉलेज के साथ साथ लिखने की स्पीड भी मैटर करती है ना गिरीश? अगर लिखने की स्पीड कम है तो मुख्य परीक्षा भूल जाओ, या फिर डेली प्रैक्टिस इतनी करो कि लिखने की स्पीड अच्छी खासी हो जाए।
गंगा सिंह राजपुरोहित एक दिन में 3-3 घंटे के 3 पेपर सॉल्व करता था, तब जाकर के उसकी ऑल इंडिया रैंक 33 आई थी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने चाय का कप उठाते हुए कहा। लेखन प्रयोग का खेल है। जितने विविध विषयों पर आप लिखेंगे, उतना ही आपके शब्दों और वाक्यों में धार आएगी, उतना ही प्रभावशाली होगी आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता, आपकी लेखन शैली उतने ही गहरे प्रभाव छोड़ेगी परीक्षक पर। इसलिए निबंध, लेख, व्यंग्य, कविता, कहानी, संस्मरण, लघु उपन्यास, गजल इत्यादि जो भी आपको अच्छा लगे, हमेशा लिखते रहें। परवाह न करें कि कौन क्या कहता है और क्या सोचता है आपके बारे में। निरंतर परिमार्जन करते रहिए, सीखते रहिए, लिखते रहिए। संघ लोक सेवा आयोग एक ऐसी परीक्षा है जिसमें चयनित होने का एक ही फार्मूला है, बेहतरीन लेखन शैली। विजय ने लगभग सिविल सेवा में सफलता का राज बताते हुए कहा। इसी तरह अध्याय 5 भी समाप्त हुआ। अध्याय 6, मुख्य परीक्षा में जलवा। तुम्हारी सलाह पर मैं जयपुर जा रही हूँ। तुम चलोगे? नहीं, मुझे थोड़ा काम है। मैंने अनुसरण करते हुए तुरंत हाँ नहीं कहा। रिजल्ट को लेकर बड़ी बेचैनी हो रही थी, इसलिए सोचा थोड़े घूमने से रिजल्ट की टेंशन दूर होगी। लड़कों की एक कमजोरी होती है, जो लड़कियां उन्हें पसंद आ जाए उनकी हाँ में हाँ मिलाना। मैंने शायराना अंदाज में कहा, रिजल्ट का इंतजार करना मुश्किल होता है। पल पल हर पल हर पल, कैसे कटेगा पल हर पल हर पल। दिल में मची है हलचल, मची है हलचल हलचल हलचल। यस, थम्स अप। उन्हें ये लाइन बहुत पसंद आई। वैसे आपका इंतजार जल्द खत्म करने वाली है यूपीएससी। लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। कल ना आए तो ही बेहतर है, कहीं ट्रिप ना बिगड़ जाए। उन्होंने देर रात को व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ा, आप जयपुर चलोगे कल सुबह? मैं तब तक सो चुका था। मैंने सुबह कॉल मिलाई तो उन्होंने कहा, चलिए धौला कुआं से बस पकड़ते हैं जयपुर के लिए। ठीक है, हम चलते हैं। मैंने सहमति दी। दिसंबर का महीना था और सर्दी अपने शबाब पर थी। हमने जीटीबी नगर से मेट्रो पकड़ी। एंजल ने गुलाबी रंग की घुटनों तक की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। जीटीबी नगर में हमारे साथ एक प्रेमी युगल भी मेट्रो में था। वह प्रेमी युगल अपनी दुनिया में इतना ज्यादा मशगूल था कि उन्हें शायद यह आभास नहीं रहा कि मेट्रो के एक डिब्बे में उनके अलावा 20-25 सवारी और भी हैं। प्रेमी जोड़ा लिप लॉक कर रहा था। सरल शब्दों में कहें तो किसिंग कर रहा था। मैंने और एंजल ने अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, लेकिन प्रेमी जोड़े की यह अश्लील हरकत देखकर एक अधेड़ उम्र की महिला ने उनकी क्लास लगा दी। संस्कार कहीं बेच आ गए हो क्या बेटा? ताए के तेवर देखकर प्रेमी युगल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आंटी जी हरियाणा के देहाती इलाके से थीं। उन्होंने आगे कहा, इश्क का इजहार और वह भी खुलेआम। हम 18 साल के हो गए हैं तो कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। लड़की दबी हुई आवाज में बोली, कुछ भी करो, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर पब्लिक प्लेस पर अपनी मर्यादा मत भूलो। बेडरूम वाली हरकतें ट्रेन के डिब्बे में शोभा नहीं देती। ताए के तेवर देखने लायक थे। इस पूरे तमाशे को एक मेट्रो यात्री ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। यही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दिल्ली मेट्रो में प्रेम लीला करते दो प्रेमी। डेमोक्रेसी में रहने वाले कीट पतंगों से नहीं डरते। लड़की ने जवाब दिया, लोग पब्लिक प्लेस की मर्यादा भूल रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है। 2011 में दिल्ली के ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक जगह बैठा प्रेमी जोड़ा खुलेआम यौन क्रीड़ा कर रहा था। इसी तरह की घटनाएं मेट्रो में अलग अलग रूट पर कई बार कैद हुई हैं। एंजल बोल पड़ी, क्या बात कर रही हो? मैंने आश्चर्य करते हुए कहा, अरे सच में, पंजाबी बाग मुंडका लाइन, शाहदरा रिठाला लाइन और एक तो यही येलो लाइन पर। ये सब घटनाएं मेट्रो के खुफिया कैमरों में कैप्चर भी हुई थीं। युवा जोड़ों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कल्चर में ये सब शोभा देने वाली बात नहीं है। हमारे देश की यंग जनरेशन को समाज के संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। माना कि दिल्ली दिलवालों की है, लेकिन खुल्लम खुल्ला अमर्यादित रोमांस करने वाली नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों के बीच नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन आ चुका था। हमें धौला कुआं के लिए मेट्रो चेंज करनी पड़ी। मेरे दिमाग में ताई के तेवर वाला दृश्य अब भी घूम रहा था। धौला कुआं से हमने जयपुर के लिए बस पकड़ी तो मैं इस बात से बहुत खुश था कि हाई हीलों से शुरू हुआ एंजल के साथ का सफर अब दोस्ती तक आ चुका था। बस में बैठने के साथ ही मैंने एंजल से पूछा, क्या तुम शाहनवाज हुसैन को जानती हो? हाँ हाँ, भाजपा के नेता हैं।
उनकी लव स्टोरी दिल्ली के डीटीसी बसों में ही परवान चढ़ी थी। शाहनवाज हुसैन और रेनू शर्मा सबसे पहले यहीं मिले थे। कई दफा सफर में ही हम सफर मिल जाते हैं। मैंने एंजल की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। वह थोड़ा सा मुस्कुराए और शर्मा गई। जुबान खामोश थी लेकिन निगाहों ने बात कर ली थी, और बस के इस सफर के साथ ही हमारे प्यार के सफर की भी शुरुआत हो चुकी थी। शाहनवाज मुस्लिम और रेनू हिंदू। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद एंजल ने पूछा, प्यार न धर्म देखता है न जाति? मैंने कहा। स्टेटस? मैंने फिल्मी अंदाज। दिक्कत है तो बहुत आई होगी उस समय। वह इश्क मोहब्बत और प्यार ही क्या जो आसानी से नसीब हो जाए। मैं और एंजल दिल्ली से जयपुर की बस यात्रा का लुत्फ उठा रहे थे। बस में उनके साथ सफर करने के कारण मेरे दिमाग में बहुत सी प्रेम कहानियां घूम रही थीं। एंजल, पता है, प्यार कई तरह के पापड़ बेलवाता है। प्यार पाने के लिए मुकेश अंबानी लग्जरी कार में नहीं, खटारा बस में सफर किया करते थे। अच्छा जी, आपको कैसे पता? मुझे लव स्टोरी आधारित चीजें देखना और पढ़ना बहुत पसंद है। एक बार मैंने अखबार में ये पढ़ा था कि नीता नॉर्मल बैकग्राउंड से थी और मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर धीरूभाई अंबानी के बेटे। नीता अंबानी ने शर्त रखी थी कि अगर प्यार करते हैं तो मेरे साथ खटारा बसों में मुंबई का सफर किया करें। मैंने मुकेश अंबानी की लव स्टोरी की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा, आप भी बस, मेट्रो या ट्रेन का सफर करते रहिए, कहीं आपका जीवन साथी किसी सफर में आपका इंतजार न कर रहा हो। एंजल ने हिदायत के अंदाज में कहा, सच में लाखों युवा लोगों को अपना हमसफर सफर के दौरान ही मिलता है। आज ही देख लीजिए, हमारा जयपुर का सफर था या इश्क का सफर। 6 घंटे के सफर में पता ही नहीं चला कि समय कब गुजरा। हम जयपुर दोपहर 3 बजे के करीब पहुंचे। हल्की हल्की धूप खिली हुई थी। मैंने कहा, सर्दी के मौसम में गुनगुनाती धूप का अपना ही मजा होता है। वक्त की ताकत रवानी होती है, सर्दी की धूप कितनी सुहानी होती है। आपका शायराना अंदाज मन को भा रहा है। एक गुनगुनी धूप पर एक और शेर सुनिए। सर्दियों की धूप, गर्मियों की शाम हो तुम। मेरे दिल में जो जलता है वह महताब हो तुम। तुम न हो तो ये सब कुछ अधूरा सा है मेरे लिए। हर रात एक मुकम्मल ख्वाब हो तुम। वाह थम्स अप। क्या गिरीश बाबू, आप तो गालिब निकले। नहीं, बस शायरी सुनने और पढ़ने का थोड़ा बहुत शौक है। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि ये शायरियां तो मैंने रात भर जागकर याद की थी उन्हें पटाने के लिए। हम किताबों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी कभी ऐसे शेर व शायरी मूड फ्रेश करने का काम करते हैं। अच्छा है। एंजल ने हाँ में हाँ मिलाई। मैं नारायण सर्किल पर उतर गया और एंजल भी। मैंने गोपालपुरा के लिए बस पकड़ी और एंजल ने वैशाली नगर की तरफ जाने वाली बस। अध्याय 6 समाप्त हुआ। अध्याय 7 धौलपुर हाउस से बुलावा। दिन था गुरुवार का, तारीख 20 दिसंबर 2018। यह एंजल और मेरे लिए बड़ा दिन था क्योंकि हमने एक साथ सिविल सेवा मुख्य परीक्षा पास की थी। मैं सामान्यतः परीक्षा देने से भयभीत नहीं होता, लेकिन रिजल्ट आ गया, ये सुनते या पढ़ते ही हृदय की धड़कन लगभग 1.5 गुना रफ्तार से चलने लगती थी। रिजल्ट चाहे प्री का हो, मेंस का या फाइनल का, मुझे पीडीएफ में अपना रोल नंबर सर्च करने की हिम्मत नहीं हो पाती। सच कहूं तो रिजल्ट का नाम सुनते ही हवा टाइट हो जाती थी। या तो मुझे मेरा कोई मित्र पास या फेल की खबर देता था, या फिर मैं 2-3 दिन बाद खुद चेक करता था। मैंने एंजल का रोल नंबर सर्च किया, उनका मेंस हो गया था। इसके अलावा शिव सिंह और देवेंद्र का भी हो गया था। तब तक सुमित का कॉल आया, गिरीश भाई, बधाई हो, तुम्हारा और भाभी दोनों का मेंस हो गया है। लड़कों में ये पुराना ट्रेंड रहा है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से महीने भर से लगातार टच में रहे तो उस लड़के के सारे फ्रेंड उन्हें भाभी बुलाना शुरू कर देते हैं, भले ही उन्होंने प्रपोज भी न किया हो। किसकी भाभी की बात कर रहा है? एंजल ने तपाक से बोला। मुझसे तुरंत कुछ बोलते नहीं बना। फिर दिमाग में बत्ती जली और मैंने कहा, भाई तेरा नहीं हुआ इसका दुख लग रहा है। इस बार जियोग्राफी ने डुबो दिया। मैंने बात बदलते हुए कहा। आज एंजल की खुशी उनके मुखड़े से साफ झलक रही थी। यूपीएससी के लिए देखे गए सपने को आज उन्होंने थोड़ा नजदीक आते हुए जो देखा था। कॉफी पीने चलोगे? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ कर दी और हम टोंक रोड पर चाय की टपरी पर चले गए। एंजल ने कहा, कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जो डेटिंग से जुड़ा हुआ हो।
लंदन में एक लड़के लोरेन ने एक बार अपनी कोचिंग में पढ़ने वाली लड़की को अपने साथ कॉफी पीने का ऑफर दिया। ये ऑफर एक ब्लाइंड डेट की तरह था। साथ कॉफी पीने के बाद लड़की को लड़का पसंद नहीं आया। फिर क्या हुआ? एंजल ने व्यग्रता से पूछा। लड़के लोरेन ने अपनी डेटिंग फेल हो जाने के बाद कॉफी पर खर्च हुए 3 यूरो वापस करने का मैसेज उस लड़की को भेज दिया, साथ में बैंक डिटेल भी मैसेज कर दी। फिर क्या था? लड़का तो कंजूस निकला। एंजल ने हंसते हुए कहा। कंजूसी छोड़ो, पता है मेरे जैसे लड़कों को कॉफी पर चलने के लिए कहने में महीनों हिम्मत जुटानी पड़ती है। वहीं लड़कियों को 2 मिनट भी नहीं लगते, न करके चल देती हैं। लड़कों को रिजेक्शन इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं होता। कॉफी की चुस्की लेते हुए कुछ सेकंड के लिए मैं उन्हें टकटकी लगाए हुए देखता रहा। मुझे लगा मानो एंजल का गोरा एवं खूबसूरत मुखड़ा, प्यारी सी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों से होंठ जैसे कुछ कहने को आतुर हो। सी ग्रीन सलवार सूट में वह बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे परी लोक से कोई परी उतर आए हो। अगर आपको 3 साल तक सैलरी नहीं दी जाए तो क्या आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने एक इंटरव्यूअर की तरह गंभीर भाव लिए हुए सवाल पूछा। हाँ, मुझे अभी पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैं ज्वाइन करूंगी, एंजल ने जवाब दिया। तो आईएएस में सिलेक्शन के बाद 3 साल तक की सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाते रहना, मैंने मजाकिया अंदाज में बोला। एंजल, सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू कॉल होना बड़ी बात है। इस अवसर को सफलता में तब्दील करना बेहद जरूरी है। हाँ, अवसर बार बार नहीं मिला करते। ये बड़ा अवसर है, जी जान से तैयारी करेंगे, उन्होंने कहा। जीवन में किसी भी इंसान को बार बार अवसर नहीं मिलता। कई बार तो अवसर आता है और हम पहचान नहीं पाते। इसलिए जब भी कोई काम मिले उसे तुरंत और पूरे मनोयोग से करना चाहिए। पता नहीं उसे करने का दोबारा अवसर मिले ना मिले। कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हो, नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी हो या कोई अन्य कार्य हो, जब भी ये मिले इन्हें कर लेना चाहिए। इनके लिए घड़ी अवसर, शुभ अशुभ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक यूनानी नाटककार सोफोक्लिस कहते हैं कि अवसर उसकी मदद कभी नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करते। सचमुच में किसी काम को करने का संकल्प कर लेना ही अवसर को पकड़ लेना है, और अनेक महापुरुषों की सफलता का रहस्य यही मंत्र रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में कहा जाता है कि वह एक बार जो संकल्प कर लेते थे उसको पूरा करके ही दम लेते थे। संकल्प और अवसर का ये साथ बड़ा महत्व का होता है। जो मनुष्य अवसर का सदुपयोग करता है वह सदा आगे बढ़ता है। वास्तव में किसी मनुष्य के जीवन में सफलता का रहस्य उसका प्रत्येक अवसर के लिए सैनिक की भांति तैयार रहना ही है। सही वक्त और सही अवसर पर काम करने से ही व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। कई बार मनुष्य असमंजस और उधेड़बुन में ही रह जाता है और उसके हाथ से मौका चूक जाता है, और अगर एक बार ये मौका चूक जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आता। समय और अवसर को जिसने नहीं पकड़ा वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। समय और अवसर का यदि व्यापक अर्थ देखें तो दोनों एक समान हैं। जो व्यक्ति समय की गतिशीलता को पहचानकर सामने आए अवसर को पकड़ लेता है और अपनी योग्यता को प्रदर्शित करता है, वह अवश्य ही अपने जीवन को संवार लेता है। समय कभी ठहर नहीं सकता, न वो किसी का इंतजार करता है, वह तो सदा गतिशील है। आज के नौजवान यदि समय और अवसर का महत्व समझ ले तो वह अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मनुष्य के अंदर ललक के साथ उत्साह भी जरूरी है, क्योंकि एक साधारण काम भी मुश्किल हो जाता है जब आप इसे बिना उत्साह के आधे अधूरे मन से करते हैं। मैं यूपीएससी के प्रति एंजल की डेडिकेशन तथा उत्साह को लेकर के बहुत प्रभावित हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि सफलता के मार्ग पर व्यक्ति की गाड़ी तभी तक चलती है जब तक इसमें लगन एवं उत्साह का ईंधन होता है। उत्साही मनुष्य के लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। किसी व्यक्ति के मन में काम करने के लिए जितना उत्साह होगा वह अपने लक्ष्य को पाने में उसी अनुपात में सफल होगा। जीवन में सफल होना है तो सपने देखो, मगर केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता, आपके अंदर उसे पाने की तीव्र इच्छा और अदम्य उत्साह होना भी जरूरी है। उत्साह मन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा कुछ कर गुजरने के लिए होती है जो आपको साधारण से अलग असाधारण की श्रेणी में खड़ा कर देती है। इससे एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है जो प्रत्येक नकारात्मक चीज को सकारात्मक नजरिए में तब्दील कर देता है।
उत्साह किसी भी व्यक्ति की कमियों को दूर करने, उसकी असफलताओं को खत्म करने और उसकी क्षमता से अधिक परिणाम देने में मददगार होता है। एक तरह से वह आपके कार्य के दौरान एक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है, आपके कार्य को गति देता है। लगन और उत्साह का लाभ समय प्रबंधन में भी मिलता है। उत्साह पूर्णतः अमूर्त और अदृश्य होता है, परंतु आप हर दिन इसके परिणाम देखते हैं। मन, मस्तिष्क एवं शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी उत्साह जरूरी है। उत्साह है तो जीवन है। उत्साह नहीं तो जीवन निरर्थक सा है। किसी चीज में विश्वास और उसके लिए उत्साह ही है जो जीवन को जीने योग्य बनाता है। अगर आपने उत्साह एवं लगन से किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत की लेकिन असफल हो गए, तो क्या हुआ? ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो। असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। इतिहास का हर महान और महत्वपूर्ण कार्य उत्साह द्वारा ही सफल हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति तमाम असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद उत्साह नहीं खोते हैं, क्योंकि उनमें उत्साह रूपी अपार बल होता है। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। दरअसल सफलता इस बात की क्षमता है कि कितनी भी विफलता आए आपका उत्साह कम न हो। उत्साह एक तरह से मनोवैज्ञानिक रसायन जैसा है, जो आपके मस्तिष्क, शरीर और मन से काम करवाता है कि आप हर मुश्किल के बावजूद जीत सकें। इसलिए सफलता के लिए किए जा रहे परिश्रम को ठीक से क्रियान्वित करना हो तो ललक के साथ उत्साह बनाए रखिए। इसी के साथ अध्याय 7 भी समाप्त हुआ। मिलते हैं कल नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।